Assalamu alaikum students. Today we will discuss the last topic of chapter number 14 transport. लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में. पिछले लेक्चर में मैंने आपको इम्यून सिस्टम के बारे में बताया. इम्यूनिटी किस तरह से बनी हो, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी टाइप्स और कंपोनेंट्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था. अब हम मज़ीद इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में. लेकिन उससे पहले पिछले लेक्चर में एक बात थी जो मैं मेंशन करना चाहूँगी. आपकी बुक में एक येलो बॉक्स में बताई गई है, ये भी अक्सर शॉर्ट आ जाता है पेपर में. तो उसमें बताया है कि ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, ये वाला येलो बॉक्स इम्यूनिटी में, लिम्फोसाइट्स जो टी और बी दोनों टाइप्स की हमने बात की, इनका नाम टी और बी पता है क्यों रखा गया है कि लिम्फोसाइट टी एंड बी, व्हाट डज दैट मीन इवन. वो इनका रिलेशनशिप जो थाइमस ग्लैंड से था, थाइमस को अब आप अच्छी तरह जानते हैं. और दूसरा बी इज रिलेटेड टू बर्सा ऑफ फैब्रिकस. अब ये बर्सा ऑफ फैब्रिकस क्या है देखें जी. टी लिम्फोसाइट्स को लिम्फोसाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके बनने में, उनकी मेकिंग में थाइमस का बहुत अहम रोल है. सो थाइमस स्टार्ट फ्रॉम टी, सो दीज आर कॉल्ड टी सेल्स. जबकि जो बर्सा ऑफ फैब्रिकस है, ये होती है जो बर्ड्स हैं ना, परिंदे, उनका जो क्लोआका है, क्लोआका कहते हैं, उनकी इंटेस्टाइन के ही आगे एक पार्ट होता है उसको, उसके अंदर ये टिश्यू था, एक लिम्फॉइड टिश्यू. उस लिम्फॉइड टिश्यू का नाम था बर्सा ऑफ फैब्रिकस. अब सबसे पहले बी लिम्फोसाइट्स वहाँ डिस्कवर हुए थे, मतलब उस जगह पे किसी साइंटिस्ट को पता चला था कि बी लिम्फोसाइट्स का भी रोल होता है इम्यूनिटी में, इम्यून सिस्टम बनाने में. तो इसलिए इसके इसी नाम पे बर्सा फैब्रिका बी से बी लिम्फोसाइट्स बना दिया. और टी लिम्फोसाइट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो थाइमस ग्लैंड में उनकी फॉर्मेशन में बड़ा अहम किरदार है. उनको इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट बनाने में, यानी उनको इम्यूनिटी में इम्यूनोलॉजिकली मजबूत बनाने में ना थाइमस ग्लैंड का बड़ा रोल होता है. दैट्स वाई. चलें जी, अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी. ठीक है जी, दो तरह की इम्यूनिटी की टाइप्स हैं. वैक्सीन का नाम आपने सुना होगा. एक तरह से ये वैक्सीन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है. वो कैसे? वो ऐसे जी कि हमने पीछे काफ़ी दफ़ा पढ़ा है कि जब हम किसी बीमारी के अगेंस्ट वैक्सीन दे देते हैं ना, किसी पेशेंट को, किसी बंदे को, किसी इंसान को, पेशेंट को नहीं सॉरी, एक सही सेहतमंद इंसान को जब हम वैक्सीनेशन देते हैं किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट, वो चाहे डिजीज़ स्मॉल पॉक्स की हो, मीज़ल्स की हो, मम्स की हो, पुराने ज़माने की बात हो रही है, पोलियो की हो, तो ये सारे इन्फेक्शन जो हैं फिर वो मतलब जैसे बचपन में जैसे कहते हैं ना हिफाजती टीके जो लगते थे बच्चों को, वो इन्हीं बीमारियों के अगेंस्ट लगते थे. स्मॉल पॉक्स, पोलियो के कतरे, वो भी बच्चों को पिलाने आते हैं. फिर ये मीज़ल्स, मम्स, इस खसरा वगैरह, इस तरह की चीज़ें, वो एक बार उनको वो लगा दें वैक्सीन तो दोबारा वो ज़िंदगी में उन्हें वो इन्फेक्शन नहीं होता. फिर वो सारी ज़िंदगी के लिए उससे क्या हो जाते हैं, इम्यून हो जाते हैं. वर्ड यूज़ हुआ है कि वो सारी ज़िंदगी के लिए उससे इम्यून हो जाते हैं. इम्यून मतलब वही कि वो उससे फिर वो बेशक वायरस उनकी बॉडी में आ भी जाए, वो उससे लड़ने के बहुत ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़त उनमें आ जाती है कि वो फिर बीमार नहीं होते. तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी का वैक्सीन से किस तरह से रोल है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ. एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं कि ऐसी इम्यूनिटी या वो इम्यून सिस्टम आपका जो डेवलप होता है आफ्टर एंटरिंग द एंटीजन, कि एंटीजन आपकी बॉडी में जो फॉरेन मटेरियल है कोई एंटर हुआ है ना, एंटर हुआ है या फिर करवाया गया है. दोनों तरह की सूरत हाल हो सकती है, एंटर हो गया या करवाया गया है. तो इसको उसकी वजह से फिर आपको पता है एंटीजन आया तो उसके खिलाफ फिर एक्शन तो लिया जाएगा. वो बी सेल्स लें, टी सेल्स लें, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज भी बनाई जाएंगी. तो ये जो सारा एक तरह से आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, इस चीज़ को कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो गई है फिर उस इंसान के अंदर उस सर्टेन एंटीजन के अगेंस्ट. और यही पूरा प्रिंसिपल है आपकी वैक्सीन्स का. जो आपकी वैक्सीनेशन है वो इसी पे काम करती है ना. आप वैक्सीनेशन का टॉपिक हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा. वैक्सीनेशन क्या होती है, वीकेंड और डेड पैथोजेंस डाल देते हैं किसी भी पर्सन, किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में,
तो वो क्या होता है, वो खुद तो पैथोजेंस वीक होते हैं, या बैक्टीरिया वो बीमारी फैलाने वाले जो एजेंट्स हैं पैथोजेंस उन्हें कहते हैं, वो खुद तो वीक और डेड हैं, वो बीमारी तो नहीं फैला सकते, लेकिन आपकी बॉडी उनको वीक या डेड नहीं समझती, वो समझती है ये बड़े हेल्दी हैं और ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपके बी सेल भी एंटीबॉडीज प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, टी सेल भी अपने एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं आपकी बॉडी में उस सर्टेन वायरस के अगेंस्ट जो आपने डाला उसके बंदे के अंदर। अब हुआ इससे क्या, कुछ अर्से बाद अगर ज़िंदगी में वो वायरस सच्ची में जिंदा सलामत वायरस आ जाता है उस बंदे के अंदर, ठीक है, कहीं से भी, तो वो फिर ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर्ड पड़ी हैं जो आपने वैक्सीन दी थी उसकी वजह से, वो एंटीबॉडीज़ उसको फ़ौरन से किल कर देंगी और जो इंसान है वो बीमारी से बच जाएगा। ऐसा इस तरह की बीमारियों में किया जाता है, यानी वैक्सीनेशन ऐसी बीमारियों में यूज़ की जाती है जिनके वायरसेस बड़े स्पीड बहुत तेज़ होते हैं और वो बहुत जल्दी, मतलब इतना टाइम भी हमारी बॉडी को नहीं देते कि वो हमारी बॉडी उनको रिकग्नाइज कर सके, हमारी बॉडी उनको पहचान सके, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सके, तो वो उस टाइम पीरियड में ही इंसान को बीमार कर देते हैं। तो इसलिए अगर पहले से एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी तो फिर तो उनकी कोई मोहलत ही नहीं मिलेगी ना, जैसे ही वायरस आया या बैक्टीरिया आया वो किल हो जाएंगे। तो दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन और एक्टिव इम्यूनिटी, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी में इसलिए उन्होंने आपकी बुक में लिखा है कि द यूज़ ऑफ वैक्सीन विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। वो आप वैक्सीन में क्या है, डेड या वीकेंड पैथोजन या आप एंटीजन कह लें उसको, तो वो जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए बॉडी में और एक इंसान जो है वो इम्यून हो जाए उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट, यानी वो फिर उससे बीमारी ना हो, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है कि कोई भी एंटीजन बाहर से एंटर करवाया जब बॉडी में, तो उसकी वजह से जब उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है, दैट टाइप इज़ द एक्टिव इम्यूनिटी, एंटर होने की वजह से। अब ये जो इम्यूनिटी है ना, एक्टिव इम्यूनिटी, वो दो तरह से प्रोड्यूस करवाई जा सकती है एक इंसान में। उसका आर्टिफिशियल मेथड भी होता है, उसका नेचुरल मेथड भी होता है। आर्टिफिशियल तो सबको पता है, नेचुरल की समझ थोड़ा सा कंफ्यूज करे कि नेचुरली किस तरह से एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि आर्टिफिशियल देखें, आर्टिफिशियल मैंने अभी आपको उसमें वैक्सीन की मिसाल आती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, मसनूई तौर पर हम बैक्टीरिया वायरसेस को किल कर के उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं, डेड पैथोजेंस और वीकेंड पैथोजेंस, वो डाल देते हैं उसकी बॉडी में इंसान की। तो वैक्सीन का जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी में आता है। ठीक है, अभी आप यही समझ लें कि एक्टिव इम्यूनिटी की भी दो टाइप्स हैं, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी एंड नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल वो कि जो आपने किसी के इंसान के अंदर खुद से एक बैक्टीरिया वायरस पैथोजन इंड्यूस कराया है और उससे फिर वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ वगैरह बनी, जो इम्यूनिटी उस वायरस के अगेंस्ट कॉज हुई है, बनी है, वो आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड है। नेचुरल क्या है, अगर आर्टिफिशियल हम कह रहे हैं इस चीज़ को कि आपने खुद से बैक्टीरिया या एंटीजन उसके अंदर इंसान के अंदर इंट्रोड्यूस कराई है, तो नेचुरल फिर ये होगा कि खुद ब खुद अगर जब वायरस आता है, जैसा कि मोस्टली इन्फेक्शंस में होता है, कभी कभार किसी इंसान को जब भी वो बीमार होता है, कोई बीमारी होती है, उसे इन्फेक्शन होता है, तो उसके अंदर वायरस या बैक्टीरिया आया है तो उसको इन्फेक्शन हुआ है ना, तो ये कुदरती तौर पे आया है, ये हमने खुद तो नहीं करवाया उसको। लेकिन अगर वो पर्सन सरवाइव कर जाए उस बीमारी में, तो फिर वो उसके अगेंस्ट उस वायरस या जो भी आया था बैक्टीरिया, उसके अगेंस्ट बन जाती है इम्यूनिटी, डेवलप हो जाती है इम्यूनिटी, और वो वाली इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी होती है। वो किस मेथड से हुई, नेचुरल है, यानी खुद ही कोई इन्फेक्शन हुआ इंसान को, वो जब ठीक हो जाता है ना, फिर वो उस बीमारी के अगेंस्ट इम्यून हो जाता है। जैसे अगर बचपन में किसी बच्चे को ये जो हिफाजती इंजेक्शन होते हैं नहीं भी लगे, लेकिन अक्सर कहते हैं कि अच्छा ज़िंदगी में एक बार ये बीमारी, जैसे उसको कहते हैं चिकन पॉक्स को, कि ये एक बार तो होती है, उसके बाद फिर नहीं होती। तो इसका फ़र्ज़ कर लेते हैं इसकी बात, ये कहा जाता था, वो इसीलिए कहते थे कि जब एक बार ये हो गया है ना, फिर आप लाइफ टाइम आपके अंदर उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ऐसा होता है। लेकिन कुछ
एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ बैक्टीरिया वायरसेस ऐसे भी हैं जो कि एक बार बार इन्फेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी शक्ल चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि अच्छा, अगर एक बार बंदा किसी वायरस या बैक्टीरिया से बीमार हो जाता है और ठीक हो जाता है, फिर तो उसको सारी ज़िंदगी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर वो इंसान को दोबारा बीमारी कोई लग जाती है। तो इस बात का जवाब ये है कि ऐसे बैक्टीरिया या वायरसेस जिनके अगेंस्ट कोई नेचुरली बीमार हुआ और वो दोबारा भी उससे बीमार हो गया, तो वो होते हैं जो यहाँ तो इतनी अच्छी इम्यूनिटी डेवलप नहीं करा पाते आपकी बॉडी में, या फिर वो अपनी शक्ल ही चेंज करके आ जाते हैं। यानी पिछली दफ़ा किसी और शक्ल में आए थे, अगली दफ़ा किसी और शक्ल में आ गया, तो आपकी बॉडी ने पहचान ही नहीं पाई कि उसके अगेंस्ट वो वही वाली एंटीबॉडीज़ कर ले यूज़। सो जो आजकल वायरस जो फैला है उसका भी यही हालात हैं उसके, इसीलिए इतनी देर लग रही है अभी तक वैक्सीन प्रिपेयर करने में, कि वो उसकी एक फॉर्म नहीं है, वो डिफरेंट फॉर्म्स में है, या वो अपनी फॉर्म्स चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो वो एक फॉर्म के अगेंस्ट वैक्सीन बनाएंगे तो अगली वाली मे बी अगले बंदे में वो उसकी दूसरी फॉर्म है। तो वैसे तो अभी वो रिसर्च वगैरह चल रही है, देखें इंशाल्लाह उस पर हो जाएगा काम। जितनी भी फॉर्म्स हों उनके अगेंस्ट वैक्सीन बन सकती है, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, तो हो जाएगा काम उनके अगेंस्ट भी। खैर, हम आगे चलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी की तरफ चलते हैं। पैसिव इम्यूनिटी क्या है? अगर एक्टिव में ऐसा है कि बॉडी के अंदर एंटीजन इंट्रोड्यूस कराना, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनी, इम्यूनिटी बनी, दैट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी। तो फिर पैसिव इम्यूनिटी है कि डायरेक्ट आपने ना अगर किसी इंसान के अंदर एंटीबॉडीज़ ही डाल दी हैं ना, बनी बनाई एंटीबॉडीज़ बाहर से डाल दी हैं, इंट्रोड्यूस करा दी हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, यानी बॉडी को खुद नहीं प्रोड्यूस करनी पड़ी एंटीबॉडीज़, आपने बाहर से डाली। अब ये जो है ना, ये इस ऐसा क्यों करना है या ऐसा किन केसेस में करना है? कुछ वायरसेस जैसे मैंने आपको बताया ऐसे होते हैं कि वो एंटर होते ही बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत फास्ट काम करते हैं और फ़ौरन से इंसान को बीमार कर सकते हैं, और वो हों भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। तो फिर ऐसा होता है कि हमारी बॉडी ने तो बहुत टाइम लेना है, बहुत टाइम का ये मतलब है कि 2-3 दिन ले लेने हैं एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करने में, तब तक वो वायरस या बैक्टीरिया बीमारी भी फैला देगा। तो अगर आप ऐसा करें कि आपको पता चल गया है कि इस इंसान के अंदर वो वायरस एंटर हुआ है या बैक्टीरिया एंटर हुआ है, या शक हुआ है कि इस इंसान में कहीं हो ना गया हो वो एंटर, तो फ़ौरन से उसको फिर उसी के अगेंस्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड जो एंटीबॉडीज़ है ना, खुद से बनाई हुई, बाहर बॉडी से बाहर बनाई हुई, लैब्स वगैरह में बनाई हुई आर्टिफिशियली भी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, वो बनवाई और डाल दी फिर उस इंसान के अंदर, और फिर वो ईज़िली उससे बच जाता है बीमारी से। और ये किस फॉर्म में दी जाती है? मोस्टली इंजेक्शन की फॉर्म में, दी जाती हैं, और इंजेक्शन एंटीसीरा की फॉर्म में दिया जाता है। एंटीसीरा किसे कहते हैं? इंजेक्शन ऑफ एंटीसीरा। एंटीसीरा कहते हैं जिसके अंदर 10 एंटीसीरम दैट कंटेन्स एंटीबॉडी। एंड व्हाट इज एंटीसीरम? Antiserum is the serum containing antibodies। वो सीरम जिसमें एंटीबॉडीज मौजूद हों उसे एंटीसीरम कहा जाता है। दैट कुड बी अ शॉर्ट क्वेश्चन। देन आप कहीं भूल तो नहीं गए कि सीरम किसको कहते हैं? सीरम अगर आप भूल गए हैं तो जो आपका ब्लड प्लाज्मा होता है ना, ब्लड प्लाज्मा आपने पढ़ा था, उसमें एक प्रोटीन होती है दैट इज़ कॉल्ड फिब्रिनोजन। अगर आप ब्लड प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन को माइनस कर दें यानी निकाल दें तो पीछे जो लिक्विड बचता है दैट इज़ सीरम। तो सीरम के अंदर जब एंटीबॉडीज़ आ जाएं, एंटीबॉडीज़ मौजूद हों तो उसे कहते हैं एंटीसीरम। यानी वो कह रहे हैं कि एंटीबॉडीज़ लगाने का तरीका ये है कि आपने लैब में जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की हैं एक सर्टेन पैथोजन, एक सर्टेन एंटीजन, एक सर्टेन वायरस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, आप उसको सीरम में मिक्स करते हैं और फिर लगाते हैं, तो एंटीसीरा की फॉर्म में लगाते हैं, एंटीसीरम की एंटीसीरा की फॉर्म में। और इस तरह से इस इम्यूनिटी को कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी।
और मैंने आपको भी बताया कि अगर हम ऐसा ना करें, जैसा पहले जब तक नहीं ये इम्यूनिटीज़ का नहीं पता था और इस तरह का मैकेनिज्म नहीं किया जाता था, तो इंसान कोई इन्फेक्ट हुआ है किसी बैक्टीरिया वायरस से तो वो फ़ौरन मर जाता था। अगर कोई इस तरह से इमरजेंसी किस्म का वायरस है जो फटाफट से अपना काम करता है, डेथ हो जाती थी। लेकिन अब जो पेशेंट है उसे बचा लिया जाता है ये वाला इंजेक्शन लगा के, ये पैसिव इम्यूनिटी उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा के। पैसिव इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स जैसा कि आपको पता है, खुद ही सोचें कि एक चीज़ है कि जिसने अभी बनना है फिर काम करना है या जिसकी प्रोडक्शन होनी है, तो वो जल्दी से काम करेगी या जो ऑलरेडी बनी पड़ी चीज़ है उसने। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी में एक बड़ा अहम फ़र्क है। पैसिव इम्यूनिटी ना बड़ी जल्दी काम करती है, उसका रिस्पॉन्स जो है, पैसिव इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स वो इमीडिएट होता है, यानी उसका जो एक्शन है वो फ़ौरन, मतलब जो आपने एंटीबॉडी डाली पेशेंट के अंदर और उसने फटाफट काम कर दिया अपना। अब एक्टिव इम्यूनिटी में तो अभी एंटीजन इंट्रोड्यूस कराया है, फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, सो दैट रिस्पॉन्स इज़ नॉट इमीडिएट, इसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा लेट होता है। ठीक है जी, लेट होता है। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी है दैट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग, वो बहुत लंबे अरसे तक नहीं रहती, जबकि एक्टिव इम्यूनिटी इज़ लॉन्ग लास्टिंग। ये भी आप एक कॉमन सेंस से सोचें कि एक्टिव इम्यूनिटी में तो एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी बना रही है, तो वो ढेर एंटीबॉडीज़ बनाती रहती है और वो बहुत अरसे तक आपकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ मौजूद रहती हैं, कभी कभी तो पूरा लाइफ टाइम, सारी ज़िंदगी के लिए एंटीबॉडीज़ एक सर्टेन वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट पड़ी हैं और जब वो आएगा वो उसके अगेंस्ट काम करेंगी। लेकिन इधर तो आपकी बॉडी ने कोई काम किया ही नहीं ना, इधर तो आपने एंटीबॉडीज़ ही बाहर से दी, तो आपने जितने मिकदार में एंटीबॉडीज़ देनी है ना, वो अगर सारी यूज़ हो गई तो वो ख़त्म हो जाएंगी उसी टाइम। तो अगर आप जैसे आपको आज ये एंटीबॉडीज़ लगाई हैं, मे बी वो सारी यूज़ हो जाएं और कल परसों तक, अगले हफ्ते तक वो फिर आपकी बॉडी में मौजूद नहीं है। तो ये जो पैसिव इम्यूनिटी है ये लॉन्ग लास्टिंग, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा अरसे तक काम नहीं करती, ये अपना काम फ़ौरन करती है लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, लंबे अरसे तक आप इस पर रिलाय नहीं कर सकते। और ये मैंने आपको पहले बताया कि ये दी भी इमीडिएट सिचुएशंस में ही जाती है, यानी ऐसी सिचुएशन है कि फ़ौरन से जो है ना बचाना है। वो कौन सी सिचुएशंस हैं? वो सिचुएशंस मोस्टली होती हैं जैसे कोई इंसान है उसको टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। टेटनस का आपको पता है, टेटनस होता है ये रगड़ का टीका, आप समझ लें। मतलब कोई गिरता है, जैसे रगड़ लगती है ना, सड़क पे गिर गया है, एक्सीडेंट हुआ है, तो अक्सर कहते हैं ना कि अच्छा ये गिरा था, इसको रगड़ लगी थी तो इसको ले जाओ, इसको टीका लगवा के लाओ, ठीक है ना, रगड़ का टीका लगवाओ। तो वो जो टीका है या इंजेक्शन है बेसिकली रगड़ का, वो यही होता है कि उसके अंदर ये वाली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस मौजूद होती हैं। वो क्यों लगवाना है? क्योंकि अक्सर ना एक बैक्टीरिया होता है वो मोस्टली इस तरह से रगड़ के थ्रू अंदर चला जाता है, कोई रगड़ वगैरह चोट के थ्रू, और ख़ास तौर पे कोई सड़क पे गिरा है तो वहाँ पर पोल्यूशन में उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए फिर वो लगवा लेते हैं ताकि अगर वो बॉडी में चला गया है तो वो उसको किल कर दे फ़ौरन से, एंटीबॉडीज़ जो उसके अगेंस्ट लगवाई गई हैं पैसिव इम्यूनिटी की फॉर्म में। या फिर हेपेटाइटिस का इनकाउंटर हो गया है, पता लग गया है कि मे बी हेपेटाइटिस से किसी इंसान को हेपेटाइटिस था, उसने उसके साथ ब्लड का कोई एक्सचेंज हो गया या किसी भी तरह, तो वो उसके अगेंस्ट भी हम ये वाली इम्यूनिटी की टाइप यूज़ कर सकते हैं। फिर रेबीज़ है, रेबीज़ वो बीमारी होती है जो कुत्ते और बिल्लियों के काटने से होती है, तो वो भी आपने सुना है कि जब कोई डॉग बाइट होती है या कैट बाइट तो उसके अगेंस्ट इंजेक्शन लगते हैं, वो यही इंजेक्शन होते हैं पैसिव इम्यूनिटी के, डायरेक्ट ये एंटीबॉडीज़ वगैरह के। फिर स्नेक विनम, अगर सांप काट लेता है, स्नेक बाइट का जो स्नेक का जो जहर है, अब पहले ज़माने में क्या होता था, सांप ने काटा और फ़ौरन उस बंदे की डेथ, जिसको काटा था, क्योंकि उसका जहर आपको पता है वो जहर आ गया बॉडी में तो इंसान तो मर गया। लेकिन अब ऐसा है कि इवन स्नेक का जो वीनम है, जहर है, उसके अगेंस्ट भी हमने एंटीटॉक्सिन्स नाम का एक
की एक टर्म यूज़ की है, यानी उसके जहर के अगेंस्ट भी हमने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करा ली हैं। दोज एंटीबॉडीज़ कॉल्ड एंटीटॉक्सिन्स। तो स्नेक वीनम के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाई जाती हैं और पैसिव इम्यूनिटी है दैट इज़ एंटीटॉक्सिन। और इसी तरह से जो जिस सीरम में इसको लगाया जाता है इन एंटीबॉडीज़ को सांप वाले जहर के अगेंस्ट, उस सीरम को कहते हैं एंटी वीनम सीरम। तो ये भी आपसे शॉर्ट में पूछ सकते हैं व्हाट इज़ एंटीटॉक्सिन और व्हाट इज़ एंटी वीनम सीरम। ये स्नेक बाइट के जो स्नेक बाइट वीनम के अगेंस्ट जो आपकी पैसिव इम्यूनिटी है और जो एंटीबॉडीज़ हैं दीज आर कॉल्ड एंटीटॉक्सिन एंड एंटी वीनम सीरम रिस्पेक्टिवली। और एक बात की है जी एड्स की, कि एड्स ऐसी बीमारी है, आप येलो बॉक्स में लिखा है कि उसमें क्या होता है, कितनी बार अपने एड्स पढ़ा, पीछे भी पढ़ा, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाता है और इंसान बहुत सारी बीमारियों के में मुब्तला हो जाता है। क्योंकि जब इम्यून सिस्टम ही नहीं रहा जिसने इन सब चीज़ों से बचाना है, तो फिर तो ईज़िली वो इंसान बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है। और ये किस तरह फैलती है बीमारी? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये सारी बात थी आपकी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के हवाले से। अच्छा, मैंने यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी में नेचुरल की भी हेडिंग दी हुई है, इसका आपकी बुक में बिल्कुल जिक्र नहीं है, तो ये आप एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे याद रख लें या वैसे ही सुन लें कि नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होती है। मतलब आर्टिफिशियल तो वो हुई ना कि आपने बाहर लैब में आर्टिफिशियली प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ हैं और वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जा रही हैं इंजेक्शन के थ्रू या जिस भी मेथड से, तो ये सब तो आर्टिफिशियल काम है, खुद से हो रहा है, खुद से किया जा रहा है। व्हाट इज़ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी? कि कुदरती तौर पे हमारे अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ और कहाँ से आ सकती हैं। ये होता है मोस्टली जब मदर्स अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाती हैं ना, फीड करवाती हैं 1-2 साल का जो बच्चा होता है, तो जो मदर्स का जो फीड होता है यानी मिल्क, उनमें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर एंटीबॉडीज़ रखी होती हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें तो भी उनके सिस्टम बन रहे हैं, सारा कुछ अभी प्रिपेयर हो रहा है, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। तो अब ये देखें कि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे जो मदर फीड है उसमें ये एंटीबॉडीज़ रखी हैं नेचुरली, जो उसके अंदर जाती रहती हैं कि अगर उस टाइम पीरियड पे जब अभी वो छोटा है तब कोई उसमें वायरस या बैक्टीरिया आ जाए तो ईजीली उससे लड़ा जा सके। तो ये हो गई नेचुरल पैसिव, क्योंकि ये कुदरती तौर पे आ रही हैं, कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाया जा रहा। इसीलिए कहते हैं कि मदर फीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड। खैर, इट वाज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। यहाँ आपका चैप्टर हो गया है ख़त्म, चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट। और मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अपने पेपर्स के लिए अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा, बिकॉज ये आपकी पेयरिंग में इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आना है और शॉर्ट MCQs तो आ ही सकते हैं। बाकी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट